मैं गुरु नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे विकास कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने इतना प्यार और इतना अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ही खुशी हुई कि बच्चे इतने जागरूक हो चुके हैं कि घर पे बैठ के अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा जुनून लगा दिया है। आप उन बच्चों में बन चुके हो बेटा जो स्पेशल हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करने का लक्ष्य रखते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करने की ठान ली है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं यार मैं बीएससी एंट्रेंस का एग्जाम दूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, उस कॉलेज में एडमिशन लूंगा, इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा। बेटा जी ऐसे एडमिशन नहीं मिलते हैं। एडमिशन के लिए रातों को जगना पड़ता है, तभी आपका चेहरा है वो चमकता है सूरज की तरह है। तो इसी जोश और जुनून के साथ है आज हम एक ऐसा स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं किस टॉपिक की बेटा? जेनेटिक्स से, आनुवांशिकी की बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर जो जोश और जुनून है उसको हम और डबल कर लेते हैं। क्या कहेंगे? यही कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यस बेटा जी, जिसने रातों में मेहनत की है उसका ही सूर्योदय अच्छा होगा। बेटा जी हर एक दिन हमारे लिए ऊर्जा होती है, एक नई प्रेरणा के रूप में होता है। जिस तरह सूरज चमकता है फिर वो पूरी दुनिया को रोशन करता है। आप भी कुछ ऐसा काम करो जिससे आपके माँ बाप को आप पे गर्व हो, आपको भी लगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है। इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी होती क्या है उसको समझ लेते हैं बेटा जी। अगर हम जेनेटिक्स और आनुवांशिकी की बात करें तो हम क्या कहेंगे बेटा जी? ये देखिए, जेनेटिक्स होता क्या है या आनुवांशिकी, आनुवांशिकी किसे कहा जाता है? तो उस चीज का आप जवाब देंगे कि सर हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हो लाडो? कुछ तो ऐसा है ना। तो उसको आप क्या बोलते हो कि सर कुछ तो ऐसा आ रहा है जो एक वंश से आ रहा है, वंशानुगति। क्या बोलोगे? वंशानुगति। और कुछ फर्क भी है सर हमारे अंदर, विभिन्नताएं भी हैं। तो विभिन्नताएं, विभिन्नताओं और आनुवांशिकी, आनुवांशिकी जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? वंशानुगति प्लस विभिन्नता। वंशानुगति का मतलब क्या हुआ? वंश अनुगति, एक वंश से आगे वाले पीढ़ी में जाने वाला कुछ तो है। जो जाने वाला है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उस पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं? वंशानुगति किस चीज की होती है? तो आप बोलोगे सर आनुवांशिक, आनुवांशिक पदार्थ क्या चीज है जी? जेनेटिक मटेरियल है जो इनहेरिटेंस हो रही है, जिस पदार्थ की हेरिडिटी हो रही है, जो पदार्थ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, उस पदार्थ को हम क्या बोल देते हैं? आनुवांशिक पदार्थ है। और उसके जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वंशानुगति। दूसरा वर्ड है बेटा विभिन्नता। हम अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं लेकिन अपने माँ बाप की फोटोकॉपी नहीं है। यस गाइस, हम अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं सर लेकिन फोटोकॉपी नहीं है। जैसे दिखने का कारण तो वंशानुगति है और जो फोटोकॉपी नहीं है यह बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर क्या है? विभिन्नताएं हैं बेटा जी। हमने क्या किया बेटा जी? देखा कि हमारे पेरेंट्स के जैसे हम कुछ दिख रहे हैं लेकिन कुछ बिहेवियर हमारा ऐसा है जो हमारे मम्मी पापा से नहीं मिलता है। कुछ लक्षण ऐसे प्रकट हो चुके हैं जो नहीं मिलते हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी विभिन्नताएं। ये किसके कारण हो रही है? विभिन्नताओं का कारण क्या है सर? कोई ना कोई रीजन तो है। बिल्कुल, इसका कारण है क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम है जी? क्रॉसिंग ओवर। अगर आप जानना चाहते हो क्रॉसिंग ओवर क्या चीज है तो आप बोलोगे कि सर हमने देखा है कि दो जीन आपस में बदल जाते हैं। कहां देखा था? कोशिका विभाजन की क्लास में देखा था। क्रॉसिंग ओवर इसके लिए उत्तरदायी है। म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। क्या होता है उत्परिवर्तन? हमारे जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन, हमारे डीएनए में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है लाडलो? तो आप बोलोगे सर उत्परिवर्तन है। और क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे लैंगिक जनन। क्या बोलोगे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही हमारे जो पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट मदर के आते हैं, कुछ करेक्टर फादर के आते हैं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है, वेरिएशन पैदा हो जाता है, विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। तो इन विभिन्नताओं के लिए हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमारा उत्परिवर्तन और क्रॉसिंग ओवर है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जीन विनिमय। क्या बोल देते हैं, जीन विनिमय। ये रिस्पॉन्सिबल है लाडलों, जीन विनिमय रिस्पॉन्सिबल है, उत्परिवर्तन है, लैंगिक प्रजनन है। सर क्या अलैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं होता? नहीं होता है। आप देखिए प्लांट्स में आप चाहे कितने भी बड़े नीम का पेड़ ले लीजिए, उसकी पत्ती लीजिए, वो भी आपको वैसे ही दिखाई देगी जैसे किसी छोटे पेड़ की पत्ती है। वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये हमारे विभिन्नताओं के कारण है। हमने बोला सर वंशानुगति हो रही है, किस चीज की हो रही है, आनुवांशिक पदार्थ की हो रही है। यस गाइस, किस चीज की हो रही है, आनुवांशिक पदार्थ की हो रही है। अब मेरे बच्चों, कुछ बच्चों को दिक्कत यह है कि सर आनुवांशिक पदार्थ की तो वंशानुगति हो रही है, लेकिन ये आनुवांशिक पदार्थ है क्या, डीएनए है या आरएनए है? तो आप बोलोगे कि सर डीएनए है। मोस्टली जीवों में मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, डीएनए। क्या सर आरएनए भी पाया जाता है? बिल्कुल, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि कुछ वायरसेज ऐसे हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनमें आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। लेकिन डीएनए मोस्टली हमारे अंदर भी अगर मैं बात करूं तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डीएनए क्या है? तो आप बोलोगे सर एक धागेनुमा संरचना है। डीएनए क्या है जी? एक धागेनुमा संरचना है। तो डीएनए क्या होता है ये तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम या गुणसूत्र की। क्या बात करेंगे? क्रोमोसोम या गुणसूत्र की। क्या होता है गुणसूत्र? तो देखिए गुणसूत्र होता है डीएनए प्लस, क्या बोलोगे, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है लाडलों? हिस्टोन प्रोटीन। यह भी पूछा जाता है कि गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका आंसर आना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। सर देखिए ये हमारा अगर डीएनए है, देखिए डीएनए आपने ऐसा देखा होगा, ये हमारा अगर डीएनए है तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन में ये पैकिंग में पाया जाता है, पैकिंग इसके अंदर होती है। जब ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिल जाती हैं तो ये कैसी संरचना बना लेती हैं, ये कुछ ऐसी संरचना बना लेते हैं और इसी संरचना को हम क्या नाम देते हैं, गुणसूत्र। क्या नाम देते हैं? गुणसूत्र। और देखो ये क्या है, तो आप बोलोगे सेंट्रोमियर। क्या है जी? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है। गुणसूत्र बिंदु, ऐसा गुणसूत्र जहां पर पूरा डीएनए चिपका हुआ है, गुणसूत्र का वह भाग जहां पर डीएनए क्या हो रहा है, एक जगह चिपक रहा है, तो वो सेंट्रोमियर है। इसके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसको हम नाम क्या दे देते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोल देते हैं लाडलों? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ये किस तरह से फंक्शनिंग करता है ये सेल डिवीजन में हम पढ़ चुके हैं। तो हमने डीएनए देखा, गुणसूत्र देखा। देखो होता क्या है कि ये जो डीएनए और गुणसूत्र हैं यही वह पदार्थ है जो एक पीढ़ी से कहां जा रहा है, दूसरी पीढ़ी में। डीएनए क्या है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल गया तो क्या हो गया जी, गुणसूत्र बन चुका है। एक मोटी छड़ के रूप में सर हमें दिखाई दे रहा है। आगे अगर हम देखें तो अब हम बात करेंगे कि सर जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। क्या बोला बेटा मैंने? आनुवांशिकी की इकाई क्या है? आनुवांशिकी की इकाई क्या है? भौतिक इकाई। क्या बोलोगे लाडलों? भौतिक इकाई क्या है? आनुवांशिकी की भौतिक इकाई क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर आनुवांशिकी की भौतिक इकाई है जीन। क्या होता है लाडलों? जीन होता है। याद रखिए इस लाइन को। और अगर मैं पूछूं आनुवांशिकी की रासायनिक इकाई क्या है? क्या बोला मैंने? रासायनिक इकाई क्या है? केमिकल कंपोजिशन किस चीज का है? तो आप बोलोगे सर डीएनए। अब आपको नहीं पता है कि जीन क्या होता है, इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? इसके लिए हमें जानना जरूरी है बेटा जी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहले हम महत्वपूर्ण कुछ डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उनको जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण परिभाषाओं की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हम
बात करेंगे किसकी, जीन की। किसकी बात करेंगे लाडलो, जीन की बात करेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर जीन होता क्या है। तो ये बता दूं, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। जोहानसन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीन शब्द दिया था। जीन क्या है, तो आप बोलो सर डीएनए का क्रियात्मक भाग। क्या बोलोगे, डीएनए का क्रियात्मक भाग। कि डीएनए का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे सर जीन कहलाता है। जीन को मेंडल ने, क्या बोला मैंने, मेंडल ने क्या कहा था, तो जीन को मेंडल ने कारक कहा था। क्या कहा था लाडो, कारक कहा था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैक्टर कहा था सर, फैक्टर कहा। तो ये तो समझ में आ गया कि सर किसने क्या कहा, जीन शब्द किसने दिया। जीन होता क्या है ये बताइए सर। ये देखिए हमारी बॉडी के अंदर है, ये हमारा डीएनए है, ये हमारा क्या है, डीएनए है। आपको बता चुका हूं कि डीएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि सर एक स्ट्रैंड है ये है और दूसरा नीचे वाला है। ये दोनों स्ट्रैंडों में क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट होता है जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। कुछ कुछ पार्ट क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। देखिए जैसे ये भाग है, ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए जो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। ये आरएनए है और आरएनए से क्या बन गया है, तो आप बोलोगे सर प्रोटीन बन गई है। ये क्या चीज है, प्रोटीन है सर। क्या चीज है, प्रोटीन है। यह प्रोटीन किस चीज के लिए उत्तरदायी है, लंबाई के लिए। आपकी लंबाई के लिए उत्तरदायी प्रोटीन बना रहा है डीएनए का ये वाला भाग। अब आप देखिए ये वाला भाग क्या बना रहा होगा, सपोज दैट आंख के रंग के लिए उत्तरदायी है। किस चीज के लिए है, आंख का रंग जो होता है वो उस चीज के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आप बोलोगे सर डीएनए का ये वाला टुकड़ा। तो वह टुकड़ा जो किसी सूचना को रखता है, मतलब वही क्या है, जीन है। तो ये आप क्या बोलोगे, यह सूचनाओं को एक पीढ़ी से, क्या बोलोगे, सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। क्या बोलोगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। कौन ले जाता है जी, तो आपका आंसर आएगा कि सर जीन ले जाता है। यही चीज क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डीएनए समझा कि सर एक धागेनुमा संरचना है, अगर उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन मिली, गुणसूत्र कहलाया। अब वो जो भाग है किसी न किसी प्रोटीन के लिए उत्तरदायी है, किसी न किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है, उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, जीन। इसका मतलब सर हमारे अंदर जो भी सूचनाएं हैं, हमारी लंबाई की, हमारे कलर के लिए, आंखों के कलर के लिए, बाल कर्ली होंगे या बाल सीधे होंगे, इस चीज के लिए कौन उत्तरदायी होता है, जीन उत्तरदायी होता है। देखिए मेंडल की अगर अपन बात करें तो हम कहेंगे कि साहब मेंडल ने क्या कहा था, तो मेंडल ने कहा था कि एक जीन, एक लक्षण के लिए कितने जीन होते हैं, 2 जीन होते हैं जी। क्या होते हैं, 2 जीन होते हैं, एलील्स। अगर हम बात करें एलील्स की, किसकी बात करें बेटा, एलील्स की। एलील्स क्या है, तो जैसे ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र की एक फोटोकॉपी और पाई जा रही है, ये गुणसूत्र की फोटोकॉपी है, तो होगा क्या, इसके ऊपर कोई ना कोई भाग ऐसा होगा जो किसी न किसी प्रोटीन का निर्माण कर रहा होगा। जैसे सपोज दैट ये ए जीन है और ये ए जीन है, ये वाला बी जीन है तो ये वाला भी क्या होगा, बी जीन। ये वाला क्या है, सी जीन है, तो इधर भी क्या है, सी जीन है। ये वाला डी जीन है तो ये भी क्या है, डी जीन है। मीन्स एक कैरेक्टर को प्रकट करने के लिए तो आप क्या बोलोगे कि सर एक लक्षण, क्या बोलोगे लाडो, एक लक्षण को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, एक लक्षण को प्रकट करने के लिए आप बोलोगे सर 2 जीन जिम्मेदार होते हैं, 2 जीन जिम्मेदार होते हैं, 2 जीन उत्तरदायी होते हैं। क्या बोलोगे, 2 जीन क्या होते हैं बेटा जी, उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो उत्तरदायी जीन्स हैं जो हम 2 बता रहे हैं, ये क्या होते हैं, आप बोलोगे कि सर यह जीन क्या कहलाते हैं, तो आप बोलोगे यह जीन एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं।
आपको बात समझ में आई होगी कि सर आपने बोला कि हर एक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं, वो जीन आपस में क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। मीन्स ये दोनों क्या है, एक एलील है। एलील का हिंदी में क्या बोलते हैं सर, युग्म विकल्प। युग्म मीन्स जोड़ा, युग्म विकल्प कहा जाता है एलील्स को। विकल्प, युग्म विकल्प का मीन्स क्या है, एलील्स। तो हमने देखा कि सर हर एक लक्षण के लिए, हर एक करेक्टर या ट्रैक्ट के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील्स। क्या कहलाता है, एलील्स कहलाता है। तो आप बोलोगे कि सर ये अल्टरनेट जीन क्या एक जैसे होते हैं? यस, हो सकते हैं। अगर ये एक जैसे हैं तो अपन क्या बोलेंगे इनको, समयुग्मनजी। क्या बोलेंगे, समयुग्मनजी। मतलब क्या हुआ इस चीज का, तो आप बोलोगे कि सर दोनों एलील, क्या बोलोगे, दोनों जीन समान हो, दोनों जीन क्या समान हो तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, समयुग्मनजी। देखिए ये ए जीन है, जैसे मैंने लंबाई के लिया एग्जांपल लिया, मैंने आपको लंबाई के लिया कैपिटल टी, या बोनेपन के लिए लिया स्मॉल टी। ये दो जीन है लेकिन दोनों के दोनों क्या है, समान है, या तो कैपिटल है या क्या है जी, स्मॉल है। क्या है, स्मॉल है। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, समयुग्मनजी बोल देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं विषम युग्मनजी की। अब आपको समझ में आ गया सर विषम युग्मनजी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, यदि एलील क्या हो, असमान हो। यदि एलील असमान हो, युग्म विकल्पी क्या हो, असमान हो, तब क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं विषम युग्मनजी। सर मतलब नहीं समझ में आया, मतलब अभी समझा देते हैं। ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। मतलब एग्जांपल देके देखें तो हम बोलेंगे सर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो जीन हैं लेकिन दोनों क्या हैं, एक बड़े लेटर से लिख रहा हूं, एक छोटे लेटर से लिख रहा हूं, दोनों अलग हैं, एक समान नहीं है। अगर नहीं है तो उसे क्या बोल रहे हैं, विषम युग्मनजी। मींस हेटेरोजाइगस है, और समयुग्मनजी होमोजाइगस है। मींस अगर दोनों एलील समान है, दोनों जीन समान है तो होमोजाइगस, दोनों अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। समयुग्मनजी क्या होता है, विषम युग्मनजी क्या होता है। अब देखिए प्रभावी जीन, क्या बोलोगे, प्रभावी युग्म विकल्पी या प्रभावी लक्षण। लक्षण तो वही होगा जो प्रकट होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, प्रभावी लक्षण की अगर हम बात करें तो आप क्या बोलोगे कि सर वे लक्षण, वे कैरेक्टर या वे लक्षण जो समयुग्मनजी, क्या बोला मैंने, समयुग्मनजी मतलब होमोजाइगस कंडीशन, समयुग्मनजी व विषम युग्मनजी, क्या बोला, विषम युग्मनजी मीन्स, तो आप बोलोगे कि सर विषम युग्मनजी मीन्स हेटेरोजाइगस, दोनों अवस्था में प्रकट होते हैं, दोनों अवस्था में F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। मींस कोई भी अगर प्रकट होते हैं, कोई भी अगर कैरेक्टर ऐसा है जो F1 पीढ़ी में प्रकट होगा, याद रखिए कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में प्रकट होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर। और ये जो लक्षण प्रकट हो रहा है इस जीन को हम क्या बोल देंगे, डोमिनेंट जीन। क्या बोल देंगे, डोमिनेंट जीन बोल देते हैं। देखिए इन्हें डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है। एक होता है अप्रभावी लक्षण। क्या होता है, अप्रभावी लक्षण का मीनिंग क्या होता है सर, तो आपका आंसर रहेगा कि सर अप्रभावी लक्षण का मतलब है वे लक्षण जो कब प्रकट होते हैं, वे लक्षण जो विषम युग्मनजी अवस्था में प्रकट होते हैं। किसमें होते हैं जी, विषम युग्मनजी। ओनली हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ओनली होमोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट होंगे। क्या बोलोगे, ओनली समयुग्मनजी अवस्था में प्रकट होंगे। किसमें होंगे, समयुग्मनजी अवस्था में प्रकट होते हैं।
अवस्था में दिखते हैं, प्रदर्शित होते हैं, तो उन्हें अपन क्या बोल देते हैं? तो आप बोलोगे कि सर वो क्या है? अप्रभावी लक्षण। क्या है जी? अप्रभावी लक्षण। देखिए, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है, और जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, सेम नाम है, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। तो हमें क्लियर हो गया सर प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है। चलो नेक्स्ट अगर अपन आगे देखें तो अपन क्या बोलेंगे बेटा जी? आप बोलोगे कि सर एक नाम है लक्षण प्रारूप। क्या जी? लक्षण प्रारूप। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर फिनोटाइप। क्या बोलोगे? फिनोटाइप। ये है फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। देखिए, लक्षण प्रारूप की अगर अपन बात करें तो आप क्या बोलोगे कि आप क्या चीज देख रहे हो? तो आप क्या बोलो बेटा जी? वे लक्षण या जीवों के बाह्य लक्षणों का अध्ययन, अपन क्या बोल रहे हैं यहां पर? है जीवों के बाह्य लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप। जीवों के बाह्य, बाहर से हम जो कैरेक्टर देख रहे हैं, बाह्य लक्षणों का अध्ययन। बाह्य लक्षणों का अध्ययन। भूल जाइए सोना, लग जाइए कंटिन्यूटी के साथ। हमने क्या बोला? चमकते वो ही हैं जो रातों को जगते हैं। हम रातों को जगने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। सर यस कम ऑन। फिनोटाइप किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे कि सर आप कोई भी लक्षण अगर बाहर से देख के बता रहे हो, अंदर से नहीं देख रहे हो, मतलब उसका दिल नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ बाहर से देख लिया कि वो अच्छा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं वो अच्छा है। उसका दिल कैसा, इस बात को जानने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। मतलब क्या बोलोगे? जीन प्रारूप। क्या बोलोगे? अंदर जाकर क्या बोलोगे? जीन प्रारूप। जीनोटाइप। क्या बोल दो लाडलो? जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप देखते हैं। जीवों के क्या बोलोगे कि सर जीवों के आनुवांशिक बात करें हम, आनुवांशिक संगठन का अध्ययन। आनुवांशिक संगठन का अध्ययन, जीवों के आनुवांशिक संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे सर जीनोटाइप। क्या कहलाता है जी? जीनोटाइप कहलाता है, जीन प्रारूप कहलाता है। जीवों का जेनेटिक कैरेक्टर देखना है आपको, इंसान को ऊपर से नहीं देखना है। आपको कहां से देखना है? उसके दिल में देखना है। दिल में कैसे देखोगे? जब उसका आनुवांशिक संगठन आपको पता लग जाएगा, जेनेटिक कंपोजिशन पता लग जाएगा, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? जीनोटाइप। और अगर अपन बाहर से देखें तो उसको क्या बोल देते हैं? फिनोटाइप। यस कम ऑन। क्लियर हुआ जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है? और अपन एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। देखते जाइए, हम हर एक चीज को डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमने देख लिया कि सर क्या क्या देखा हमने कि सर जेनेटिक्स होती क्या है, जेनेटिक्स किस चीज को हम जेनेटिक्स कह रहे हैं। तो देखिए, आनुवांशिकी क्या है? तो आप बोलोगे सर आनुवांशिकी है आपका वंशानुगति प्लस विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं। वंशानुगति किस चीज की? आनुवांशिक पदार्थ की वंशानुगति होगी। विभिन्नताएं जो वेरिएशंस पैदा हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे? जीन विने में उत्परिवर्तन और लैंगिक जनन के कारण। फिर हमने देखा डीएनए और गुणसूत्र क्या होता है। फिर हमने देखा कि आनुवांशिकी की भौतिक इकाई क्या है और आनुवांशिकी की रासायनिक इकाई क्या है। ये क्लियर हो गया कि सर ये जीन क्या होता है। फिर हम डीएनए को पहले ही पढ़ चुके हैं लाडलो। एलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, और आपको मैं बोलूं रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, तो वो भी आप जान चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की, ये भी हमें क्लियर हो गया है। अब देखते हैं जेनेटिक्स होती क्या है। देखिए, जेनेटिक्स को अगर अपन शुरुआत करें तो अपन क्या बोलेंगे मेरे लाडलों? तो आप बोलोगे कि सर जेनेटिक्स क्या है। अगर इंट्रोडक्शन दे इसके तो जेनेटिक्स वर्ड कहां से आया, जेनेटिक्स वर्ड कहां से आया, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर शब्द किसने दिया था? हु कॉइन द टर्म जेनेटिक्स, किसने शब्द दिया था? तो नाम आएगा सर बेटसन। किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। अगर मैं बात करूं आनुवांशिकी का जनक कौन है, जनक कौन है, तो मेंडल है साहब। कौन है जी? मेंडल है। आनुवांशिकी का जनक कौन है? मेंडल है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंडल साहब कौन है। ये मुलाकात कीजिए एक महानुभव से जिनका नाम क्या है? मेंडल है। ये थे साहब मेंडल जी।
अब आप इनका मासूम चेहरा तो देख ही चुके हो, तो हम बात कर लें इनकी। तो इन्होंने क्या बोला, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का एक क्षेत्र है दैट की स्टडी हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे लक्षण आर पास्ड जाते हैं, कहां, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन या ऑफस्प्रिंग, मींस माता पिता से लक्षण बच्चों में कैसे जाते हैं, उसी को पढ़ना हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स है। अब जो लक्षण गए उनके साथ हमें क्या पढ़नी है, विभिन्नताएं भी पढ़नी है। देखिए ग्रिगर जॉन मेंडल नाम इनका था बेटा जी। अगर मैं ग्रिगर जॉन मेंडल की बात करूं तो ये क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये कहां पैदा हुए थे, तो आप बोलोगे सर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है बेटा, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया कंट्री अलग है। उस ऑस्ट्रिया देश में ये क्या थे, एक साधु थे, मतलब वहां के हिसाब से बोले तो पादरी थे। इन्होंने क्या किया, अपना एक बगीचा बनाया खूबसूरत सा। उस बगीचे में इन्होंने किसके ऊपर अध्ययन किया था, तो आप बोलोगे कि सर इन्होंने किसके बारे में पढ़ा था, तो आपका आंसर आना चाहिए सर ये पढ़ा था इन्होंने। ये देखिए साहब किसके बारे में स्टडी की थी, तो ये देखिए ये क्या चीज दिखाई दे रही है आपको, सर मटर दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन के आ जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए थे, किस पे, यस कम ऑन, किस पे, आप बोलोगे कि सर इन्होंने मटर पे किए थे। व्हाई मटर, व्हाई नॉट पीपल, व्हाई नॉट नीम, व्हाई नॉट वो क्या बोलते हैं हमने, बरगद, इन्होंने ऐसे पेड़ क्यों नहीं लिए, सीधी सी बात है, इसके भी कुछ कारण रहे थे। क्या कारण थे, एक तो ये कि इनमें रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है, प्रजनन की क्रिया बहुत जल्दी होती है, और दूसरी बात है कि सर इनका जीवन काल क्या होता है, कम होता है। आपने देखा होगा मटर के जो पौधे हैं उनका जीवन काल क्या होता है, कम होता है। थोड़े टाइम में आप बहुत जल्दी उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, मतलब पौधे को उगाना, बड़ा करना, बाद में पौधे का खत्म होना, ये सारी प्रक्रिया बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात है, आप थोड़ी सी जगह में बेटा जी बहुत सारे मटर के पौधे उगा सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी जगह में तो आपको अकेले पीपल या बरगद के पेड़ के लिए आपको इतनी जगह चाहिए, लेकिन मटर में ऐसा नहीं है। बट इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा रिप्रोड्यूस क्विकली, इन्होंने बोला कि जल्दी प्रजनन करते हैं। दे कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन देयर फ्लावर्स, मतलब इनके अंदर है क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता, पर इन्होंने करने नहीं दिया। इनको यह पता था कि मटर के पौधे पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, दोनों के दोनों है। जैसे हमारी बात करें तो देखिए एक मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, लेकिन मटर के पौधे में मेल और फीमेल के जो जन्नांग हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने एक के जन्नांग को तोड़ दिया, जैसे पोलिनेशन करने के लिए उनके जो पोलन ग्रेन्स थे, क्या बोलोगे, परागकण थे, उनको तोड़ दिया। सेल्फ पोलिनेशन नहीं करने दिया, इन्होंने अपने हिसाब से ही पोलिनेशन किया। ही कुड कंट्रोल देयर मेटिंग, क्योंकि मैंने बोला ना अभी, वो अपने हाथ से क्या करते थे, पोलिनेशन करते थे, परागकण करते थे। ये मींस ये हुआ कि अगर उनको किस फूल के ऊपर कौन सा परागकण डालना है ये वो खुद डिसाइड करते थे। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे मटर के, इसलिए उन्होंने मटर को चुना था। लेकिन मटर को में उन्होंने क्या चुना सर, क्या देखा ऐसा मटर में, क्या चीज थी मटर में ऐसी, तो आप बोलोगे कि सर इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे मटर के। कितने कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर। यस कम ऑन, आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं सातों के सातों कलर। क्या क्या चीज इन्होंने देखी थी, पहले तो ये देखिए, इन्होंने पहले फ्लावर, फूल को लिया, क्या लिया जी लाड़ दो, फूल को लिया। ये देखिए फूल का क्या लिया, कलर लिया, तो देख लिया फूल का कलर। अब इन्होंने फूल की पोजीशन ले ली, ये दूसरा लक्षण ले लिया कि फूल है कहां पर, उसकी लोकेशन क्या है, तो वो हो गया फ्लावर पोजीशन। अगर मैं बोलूं फूल किस रंग का दिखाई देता है, ये दूसरा लक्षण हो गया। देखो फूल का रंग अलग होता है और उसकी लोकेशन कहां है ये एक अलग बात है। तो दोनों चीजें उन्होंने ली। उन्होंने दूसरी चीज क्या ली, बीज लिया। क्या लिया जी, बीज। बीज किस आकार का है और बीज का रंग क्या है, इन्होंने 2 चीजें ये ली। और क्या लिया, पोड। क्या लिया जी, पोड लिया। पोड बोले तो फली ले ली, तो उन्होंने जो फली ली वो कैसी थी वो देख लिया। क्या क्या देखा कि उसका कलर क्या है और उसकी शेप क्या है। एक लिया इन्होंने प्लांट की हाइट। क्या चीज ले बेटा जी, प्लांट की हाइट।
अब ध्यान से देखिए, इन्होंने जो करेक्टर लिए थे उनमें कुछ करेक्टर F1 पीढ़ी में पैदा हुए, और जो F1 पीढ़ी में पैदा होते हैं या प्रकट होते हैं, हम उनको लाडलो क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट करेक्टर। और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अपन क्या बोल देते हैं, रिसेसिव करेक्टर। अगर F1 पीढ़ी की बात की जाए, जो प्रकट होने वाले थे वो ये ऊपर वाले थे, और जो रिसेसिव थे वो सब नीचे वाले थे। देखिए कौन कौन से उन्होंने करेक्टर लिए। तो पहला लक्षण कौन सा लिया उन्होंने देखा कि फूल कैसा दिखता है, तो एक तो उन्हें कैसा दिखा, पर्पल, मतलब बैंगनी कलर का फूल दिखाई दिया किसके ऊपर, मटर के पौधे पे। और एक फूल कैसा था, सफेद था। दोनों के बीच में क्रॉस करवा के देखा, F1 पीढ़ी में कौन सा फूल प्रकट हुआ, तो आप बोलोगे सर पर्पल प्रकट हुआ, इसीलिए ये कैसा जीन, ये कैसा बन गया, डोमिनेंट बन चुका है। दूसरा लक्षण क्या लिया, तो उन्होंने बोला, आप बोलोगे सर जो बीज था वो दो आकार का था, एक तो एकदम गोल मटोल, और एक क्या था, थोड़ा पिचका हुआ था, झूरीदार जिसे कह रहे हैं। ये राउंड शेप था, ये रिंकल्ड था। तो आप बोलोगे कि सर ये गोल था, ये झूरीदार था। आगे अगर अपन बात करें तो सीड कैसा दिख रहा था, तो आप देखिए यहां पर आपको पीला दिखाई दे रहा है, और यहां पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है। पीला प्रकट हुआ पहले F1 पीढ़ी में तो डोमिनेंट बन चुका, और हरा क्या बन चुका, रिसेसिव। अब देखा कि जो फली है वो कैसी है, तो ये तो देखिए ग्रीन फली, जो फली है उसका कलर कैसा है वो देखिए। तो हमने फली का जो कलर देखा वो कैसा था, एक हरी थी और एक कैसी थी, पीली थी। अगर मैं बात करूं उस फली की कैसी संरचना थी, तो एक तो फ्लैटेंड थी, चिपकी हुई थी, एक में मोटे मोटे दाने थे तो थोड़ी मोटी थी, तो एक फ्लैटेंड थी और एक क्या थी, मोटी थी। अगर मैं बात करूं प्लांट की हाइट की, तो एक पौधा उन्होंने लंबा लिया, एक क्या लिया, बोना लिया जी। अब उन्होंने फ्लावर की पोजीशन देखी, एक देखिए ये फ्लावर एकदम एंड पे हैं, ये कैसे हैं, एंड पे हैं, तो इन्हें टर्मिनल बोल दिया। और एक्सियल जो इसके बिल्कुल एक्सिस पे थे उनको इन्होंने क्या बोल दिया, अक्षीय बोल दिया। तो आप क्या बोलोगे कि सर या तो इसके बीच में होंगे फूल या लास्ट कॉर्नर वाले फूल होंगे। तो इन्होंने इस तरह से 7 कैरेक्टर लिए थे। कितने कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर। तो ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने लक्षणों का प्रयोग किया था। अच्छा एक बात और है, इन्होंने क्या बोला, विपर्यासी लक्षण। कौन से लक्षण थे ये, विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण थे। विपर्यासी लक्षण की बात कर लेते हैं। विपर्यासी लक्षण का मतलब है कॉन्ट्रास्ट कलर में थे, मींस जिनको अपन आराम से डिफरेंशिएट कर सके। बिल्कुल कर सकते हो आप, पर्पल और इसको देख सकते हो, व्हाइट को देख सकते हो, तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, थोड़ा हल्का ब्राउन है, तो उनमें डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। गोल और झूरीदार को भी कर सकते हो। फली, पीली जो बीज है, फली का जो बीज है वो गोल है, सॉरी पीला है या हरा है, ये देख के अपन बता सकते हैं। मीन इन्होंने जो भी कैरेक्टर लिए बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कलर में थे। हम बोलेंगे कि इन्हीं लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, विपर्यासी लक्षण। टोटल कितने कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, तो 7 कैरेक्टर लिए थे। कितने लिए थे बेटा जी, 7 कैरेक्टर लिए थे। चलो नेक्स्ट अगर अपन आगे मूव करें तो हम क्या बोलेंगे कि सर अगर हम बात करें कि सर मेंडल ने प्रयोग क्या किया, मेंडल का फर्स्ट जो प्रयोग था उसको क्या बोला जाता है। तो मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था उसको देखिए। मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की मैं अगर बात करूं तो मैं क्या कहूंगा कि मेंडल के फर्स्ट प्रयोग को क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या क्या बोला जाता है, एकल संकर संकरण। क्या बोला जाता है, एकल संकर संकरण बोला जाता है। यस मेरे लाडो, पहले प्रयोग का नाम क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यस क्या नाम था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसने मोनो मतलब एकल बोले तो एक, कितने लक्षण लिए, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिया। क्या लिया, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिया इन्होंने। तो देखिए एक जोड़ी कौन सा लिया इन्होंने, इस पौधे को लिया जो आपको लंबा दिखाई दे रहा है। ये कैसा है, आप बोलोगे सर लंबा है। और ये पौधा कैसा है जी, तो आप बोलोगे सर बोना है। ये कैसा है, बोना। एक जो लंबा लिया
उनको उन्होंने क्या बोला, हम इनके जो जीन है उससे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी, और इसके जीन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल टी से। एक चीज याद रखिए, मेंडल ने क्या बोला, मैं प्रभावी लक्षणों को हमेशा किस में लिखूंगा, कैपिटल लेटर में, पहली एबीसीडी में लिखूंगा, और जो अप्रभावी होंगे उनको किस में लिखूंगा, दूसरी पीढ़ी में, दूसरी एबीसीडी में लिखूंगा। तो मतलब कैपिटल टी, इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पहली जो जनरेशन मिली ये है अपनी पहली पीढ़ी, इसको अपन क्या बोल देते हैं, F1 पीढ़ी। क्या बोलोगे बेटा जी, F1 पीढ़ी बोल देते हैं। इस F1 पीढ़ी में उन्होंने क्या चमत्कार देखा कि एक इन्होंने बड़ा पौधा लिया, एक बोना लिया, हाइट के हिसाब से आना चाहिए बीच वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पौधा कैसा पैदा हो गया, लंबा पैदा हो गया। तो इन्होंने देखा यार बोने वाले का कुछ नहीं आएगा। फिर इन्होंने क्या किया, इस बात को जानने के लिए F1 पीढ़ी में टेस्ट क्रॉस करवा दिया। क्या करवा दिया, तो इन्होंने F1 पीढ़ी के जो भी पौधे थे उनको, लंबे वाले पौधों को बिठा दिया, लेकिन उनका जेनेटिक कंपोजिशन क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन्होंने इन दोनों को बिठाया तो देखिए एक युग्मक क्या बना इसका, कैपिटल टी, और एक युग्मक कैसा बना, स्मॉल टी। इसका भी एक युग्मक कैपिटल टी और दूसरा क्या बना, स्मॉल टी। एक कैसा बना, कैपिटल टी, और दूसरा कैसा है जी, स्मॉल टी है। चलो हम देखते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। अगर हम बात करें किसकी बेटा जी, तो आप बोलोगे कि सर जेनेटिक्स के फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या बोलोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो देखिए। इन्होंने पहले जो लक्षण लिए, एक लंबा और एक बोना लिया, उन दोनों को क्रॉस कर, देखो इनके जो भी युग्मक बनेगा वो कैपिटल टी होगा और इसका जो भी युग्मक बनेगा वो स्मॉल टी होगा। अगर इन्होंने इन दोनों को मिलाया तो इन्होंने क्या पाया कि कैसा होगा पहला पौधा, एक बड़े वाले का कैरेक्टर जाएगा, एक छोटे वाले का, लेकिन ये क्या होगा, अशुद्ध लंबा देखा इन्होंने। लंबा तो मिला इनको, लेकिन ये कैसा है, अशुद्ध लंबा है, मींस प्योर नहीं है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है। अगर हम बात करें इस F1 पीढ़ी में इसके जैसे दूसरे पौधे के साथ इसका क्या करवा देते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, दोनों को फिर क्रॉस करवा देते हैं। तो एक पौधा ये लिया तो इसका युग्मक क्या बना, कैपिटल टी, एक युग्मक ये बन गया, एक कैसा बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा पौधा लिया मैंने ऐसा ही, तो उसका भी क्या बनेगा, कैपिटल टी, और दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल टी। अगर ये दोनों आपस में, इनमें से कोई ना कोई युग्मक तो इनका आपस में मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए क्या चांसेस हैं कि एक तो ये युग्मक मिल जाए, किस युग्मक से, इस वाले युग्मक से। तो क्या बन के निकला, कैपिटल टी, कैपिटल टी। कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, मींस पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा है। कैसा है जी, शुद्ध लंबा। और अगर अपन बात करें तो ये लंबे वाला जो है वो इसके छोटे वाले से भी तो मिल सकता है। तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये छोटे वाला भी तो फ्री है इन दोनों से मिलने के लिए, बिल्कुल सर फ्री है। तो ये देख लीजिए, ये लाड़ लो, ये दोनों मिल गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों अगर मिलेंगे तो क्या बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप देखोगे ये कैसा है, तो आप बोलोगे सर शुद्ध बोना। कैसा है जी, शुद्ध बोना है ये। और वो कैसा है, शुद्ध लंबा। लेकिन ये दोनों के दोनों आपको कैसे दिखाई देंगे, तो आप बोलोगे सर ये दोनों के दोनों हमें कैसे दिखाई देंगे, तो आप बोलो ये दोनों के दोनों हमें दिखे अशुद्ध लंबे। क्या बोल दूं मैं इनको, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबा है जी। देखिए अगर हम इसको बाहर से देखें तो शुद्ध और अशुद्ध का तो पता नहीं चलेगा। लक्षण प्रारूप देखें, किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लक्षण प्रारूप देखें तो हम क्या बोलेंगे कि लक्षण प्रारूप की अगर बात की जाए तो इसका क्या होगा, 1:2:1 होगा। 1:2:1 बाहर, ये नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। इसका क्या होगा, तो बाहर से देखने में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 लंबे और 1 बोना। ये कैसा है जी, लंबा। 3 लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं, एक कैसा दिख रहा है, बोना दिख रहा है सर। तो रेशियो क्या आया हमारे पास, 3:1। अगर मैं बात करूं जीन प्रारूप की, किसकी बात करूं, जीन प्रारूप की अगर बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि सर जीन को अगर हम देखें तो ये दिखता है, एक शुद्ध लंबा है, 2 अशुद्ध लंबे हैं और एक शुद्ध बोना है। तो हमने जब अंदर से देखा तो हमें ये 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दी है। मींस अंदर से देखने का मतलब जेनेटिक कंपोजिशन देखा, इसका जीन प्रारूप देखा, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
का जीनोटाइप क्या होता है 1:2:1 और फिनोटाइप क्या होता है 3:1। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे लाडलो लड्डू लालो, ये याद रखना दोनों के दोनों, बाकी कुछ याद रहे ना रहे, ये दोनों के दोनों कभी भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो बी रेडी फॉर दैट। यस कम ऑन, आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी फॉर दैट। अब हमने इसमें क्या क्या देखा, तो आप बोलोगे कि सर हमने ये देखा कि एक तो F1PD में एक लक्षण प्रकट होगा, एक नहीं होगा। जो प्रकट होगा उसे अपन क्या बोल देते हैं, तो आप बोलोगे कि सर जो प्रकट हुआ उसे प्रभावी बोल देते हैं। तो मेंडल के नियम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा जी? मेंडल के नियमों की बात कर रहे हैं। अभी प्रयोग किया था तब उन्होंने क्या बोला, मेंडल ने अपने नियम दिए थे। मेंडल ने जो नियम दिए थे उनमें क्या हुआ वो देखिए। पहला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एकल संकर संकरण। क्या बोलूंगा मैं? एकल संकर संकरण। ये लीजिए, एकल संकर संकरण में हमने क्या, मेंडल साहब ने क्या निकाला, सारांश क्या निकाला? पहला नियम दिया था उसको क्या बोला? प्रभाविकता का नियम। क्या बोला बेटा जी? प्रभाविकता का नियम। और अगर हम बात करें एक चीज, तो ये नियम क्यों दिया, तो इन्होंने बोला कि सर लास्ट स्लाइड में हम देख चुके हैं कि F1PD में एक लक्षण पैदा होगा, प्रकट होगा, और एक दबेगा, दबने वाला रिसेसिव, प्रकट होने वाला प्रभावी। तो इन्होंने बोला कि एक लक्षण ऐसा होगा जो F1PD में पैदा होगा या प्रकट होगा, तो उन्हें अपन क्या बोल देते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और इसी को क्या बोल दिया उन्होंने? प्रभाविकता का नियम है। लेकिन अगर आगे वाले में जाओगे तो आप बोलोगे कि सर ये कैपिटल T स्मॉल t, यहां पर तो दोनों साथ में है F1PD में, लेकिन F2PD में हर एक पौधे में ऐसा नहीं है। हमने ये देखा है कि ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ये जीन आपस में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। कोई किसी के साथ कंबाइंड हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इससे निकल कर आया दूसरा नियम। क्या नियम था? तो आप बोलोगे सर पृथक्करण का नियम। क्या बोलोगे? पृथक्करण का नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन बोले तो पृथक्करण, और प्रभाविकता बोले तो डोमिनेंस। तो हमने मेंडल के प्रथम प्रयोग से मेंडल ने दो नियम दिए थे, दोनों के दोनों क्लियर हो चुके हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेंडल ने फर्स्ट लॉ के बेस पे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बेस पे एकल संकर संकरण के आधार पे कौन कौन से नियम दिए थे, तो दो नियम दिए थे, दोनों के दोनों हमें क्या हो चुके हैं? क्लियर हो चुके हैं। यस कम ऑन गाइस, क्लियर हुई है आपको ये बात? बेटा जी आपको क्या मजा आ रहा है या नहीं? यस कम ऑन, जोश और जुनून के साथ जवाब दीजिएगा। यस यस सर, थम्स अप मारिएगा। पसंद आती है क्लास तो जरूर कुछ ना कुछ लिखिए यार, जिससे हमारे अंदर भी वो जोश पैदा हो कि बच्चा सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, मजा भी आ रहा है उसको। दैट मीन्स इंटरेस्ट, और बिना इंटरेस्ट के कुछ ना होता बेटा जी। और इंटरेस्ट कब आता है? जब हम और आप एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ सकें। मैं आपको एकदम जीरो से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, हम हर एक चीज को एक्सप्लेन करें जो मैं बेटा जी आपके साथ किए जा रहा हूं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, गुरु नर्सिंग एकेडमी इज द लास्ट अल्टीमेट पाथ ऑफ BSc नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस कम ऑन, इट इज गुरु नर्सिंग एकेडमी विच प्रोवाइड यू कंप्लीट सिलेबस ऑफ BSc नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। आप हर एक चीज को समझ सकते हो, हर एक चीज को आप अपना एक्सपीरियंस है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो एक थम्स अप तो मार दीजिए, और लाइक तो बनता ही बनता है बहुत से, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए कि सर हमें गुरु नर्सिंग एकेडमी के बारे में बहुत सी और इंक्वायरीज लेनी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं बेटा जी गुरु नर्सिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। गुरु नर्सिंग की ये सारी की सारी आपको सोशल मीडिया साइट्स मिल जाएंगी। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं 9828132627। इस पे आप कभी भी कॉल कीजिएगा, 24 आवर्स
सर्विस प्रोवाइडर हैं हम लोग। हमारे जो भी टीचर्स हैं वो टोटली डेडिकेट हैं आपको क्लियर करवाने के लिए। इसीलिए मैंने पहली बार में एक बात बोली थी कि रात को जगने वालों का ही सुबह अच्छी होती है। बेटा जी अपने जोश और जुनून को ठंडा मत होने दीजिए, याद रखिए, क्योंकि मैं हार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मां को मेरी जीत का क्या है, इंतजार है। यस कम ऑन, आपकी मम्मी पापा को आपकी जीत का इंतजार है, आपके जोश और जुनून का बनाए रखने का वक्त आ चुका है। सो अगली क्लास के लिए लेता हूं आपसे विदा। तब तक चाहूंगा कि आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करें। जो भी कमेंट्स रहते हैं, जो भी डाउट्स रहते हैं, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा, तभी हम उन चीजों को सॉल्व आउट कर पाएंगे। सो हमारी तरफ से आज की क्लास में बस इतना ही। सो बने रहिए, बी हैप्पी, कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर गाइस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.